हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कॉनिका कांसल वेलकम यू ऑल ऑन काइम। हाँ जी, सो आज हम कर रहे हैं एक जेआरएफ लक्ष्य सीरीज के अंदर जो यूनिट 10 इनकम टैक्स का थर्ड पार्ट है। अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द एग्रीकल्चर इनकम। आप 2023 का पीवाईक्यूज उठा लीजिए, 24 का उठा लीजिए, इवन 25 अभी जो जून का अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी एग्रीकल्चर इनकम के रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन दिखाई देता है। ठीक है जी। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस इम्पॉर्टेंट पार्ट। आई होप आप सब ने जो लास्ट पार्ट है इनका रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, बेसिक टर्म्स हो गए, वो सब ने आपने अच्छे से इन वीडियोस को देख लिया है, क्योंकि वो बेस है हमारे इनकम टैक्स का। जिन्होंने नहीं भी देखा है, डोंट वरी, मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इनकम टैक्स के ये सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले जी, एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन क्या है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म जो पेपर में हमें इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इसका सेक्शन आपको याद करना है कि एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन किस सेक्शन के द्वारा दी गई है। तो वो डेफिनेशन स्पेसिफिक है। ये हाईलाइट्स जो किए हुए हैं टर्म्स, ये आपने अपने नोट्स में नोट डाउन करना है। अगर आप कोई भी रेंट या रेवेन्यू फ्रॉम लैंड हो रहा है, बट वो आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हो रहे हैं, उससे थ्रू आपको कोई इनकम आ रही है, राइट? या फिर आपका कोई फार्म हाउस है, उनसे कोई इनकम हो रही है, या आपका कोई भी आपकी कोई ग्रोन इन नर्सरी है, सीडलिंग्स है, यहाँ से अगर आपकी कोई इनकम होती है, वो एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करी जाएगी। कहते एग्रीकल्चर इनकम, क्या ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 कहता है कि यस, इनकम इज कंप्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम एज पर दिस सेक्शन। हाँ, इसके आगे कुछ लिमिट्स भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। टाइप्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी टाइप्स। देखिए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम में अभी अभी हमने कुछ एक हिंट लिया था डेफिनेशन से, याद रखिए। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, चाहे आपको कैश या किसी की फॉर्म में भी आपको वो रिसीव हो रहा है एग्रीकल्चर लैंड से रेंट, वो एग्रीकल्चर इनकम है। आपकी कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपने देखा कोई उपाई कटाई कुछ भी हो रही है, ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इनसे जो इनकम होगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। आप कोई भी कहते हैं सेल ऑफ प्रोड्यूस विदाउट एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा आप उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वीट, क्या आप उसको प्रॉपर प्रोसेस करके उसका ब्रेड बना के सेल कर रहे हैं, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। ठीक है ना? इनकम फ्रॉम फार्म हाउस या नर्सरीज, यस, पौधों से आए, वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही कंसीडर करी जाती है। राइट? ठीक है जी। अब कौन सी एग्रीकल्चर इनकम हम नहीं कंसीडर करते? अगर आप इनको भी लर्न कर लेंगे तो भी आपको काफ़ी हद तक वो हेल्प करेगा। ठीक है जी। पहली, जो भी पोल्ट्री है, डेयरी है, लाइफ स्टॉक है, फिशरी है, बी कीपिंग है, अगर आप इन जैसे आजकल कहते हैं ना, आपने फिशरीज में धंधा करा है, मधुमक्खियाँ पालते हैं जिससे आपको लगता है हनी मिलती है, ये वाले जो बिजनेसेस हैं, ये आपके एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। अगर आप कोई भी लकड़ी की कटाई करते हैं, ठीक है जी, गैर कृषि भूमि का किराया आता है, कोई नॉन एग्रीकल्चर लैंड उससे रेंट आ रहा है, वो आपका नहीं आएगा। कोई भी एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड ही नहीं है वो प्रोडक्ट जिसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपका बन जाता है। ठीक है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एलिमेंट है, कुछ होती है पार्टली एग्रीकल्चर, कुछ होती है पार्टली रहना, यानी कि हमने तीन पार्ट्स करते हैं। एक जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर है, एक वो आइटम जो पूरी की पूरी नॉन एग्रीकल्चर है, एक वो आइटम्स हैं किसको कुछ पोर्शन तो हम एग्रीकल्चर मानेंगे, कुछ पोर्शन हम उनका नॉन एग्रीकल्चर मानेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये वाले इसके ऊपर क्वेश्चन आप देखेंगे, पी वाई क्यूज़ में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी पी वाई क्यूज़ उठा लीजिए। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, इसको सिंपल बेसिक लर्न करना है। मान लो आपने ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है, ठीक है जी, चाय की खेती और निर्माण है, उसका सिर्फ 60% पोर्शन आपका एग्रीकल्चर माना जाएगा,
बाकी 40% आपका नॉन एग्रीकल्चर। आपसे ये रेशो पूछी जाती है। अब आप याद रखिए चाय की रेशो कितनी है, 60:40 है। यानी कि अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम का आप इसका 60% कर दो एग्रीकल्चर, जो एग्जम्प्ट मानी जाएगी, और इसके बाद आपका नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। ठीक है। इसी तरह रबर की मैन्युफैक्चरिंग है। इस तरह आप गोइंग क्यों कॉफ़ी कर रहे हैं, कॉफ़ी ग्राउंड कर रहे हैं, ग्राउंड ठीक है जी, मिक्सिंग कर रहे हैं, ये सारी रेशोज़ हैं जो आपने ओवरऑल याद रखनी है। ठीक है जी, इज दिस क्लियर, राइट। सो ओवरऑल आपके पास ये 4 एलिमेंट्स हैं जो पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं। ओके। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, पर क्या इसकी कोई लिमिट है, क्या ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सो देखिए जी, एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम कंप्लीटली एग्जाम्पशन है, बट उसके लिए आपके फॉलोइंग कुछ केसेस हैं, तब आपकी कंप्लीटली एग्जाम मानी जाती है, यानी कि आपको इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओके। इफ योर टोटल एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 5,000 पर एनम, कितनी है, अगर आपकी 5,000 से लेस है, अगर आपका इनकम का सोर्स, ओनली सोर्स ऑफ इनकम, अगर मुझे लगता है कि यार मुझे मेरा इनकम का सोर्स सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड से ही हो रहा है, तो ही एग्जम्प्ट है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, दूसरी इनकम भी है, ठीक है जी, दूसरी इनकम यानी कि नॉन एग्रीकल्चर, तो वो क्या वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो मेरी ये इनकम एग्जम्प्ट मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। जस्ट वेट, मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल भी दूंगी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। मैं कुछ आपको, अगर नॉन एग्रीकल्चर भी है, मेरी एग्रीकल्चर भी है, तो उस टाइम पे मैं इसको कैसे ट्रीट करना है, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है। सो कहते हैं ये मेथड जो आप एग्रीकल्चर इनकम है, चाहे आप एचयूएफ है, एओपी, आर्टिफिशियल पर्सन है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये जो मेथड है एक इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई हम करते हैं। ओके। अगर मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक से ज़्यादा है, तो ये आपको थ्रेशोल्ड, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके। आपने जो पहले पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि अगर ये एग्जाम आती हैं, ये चीज़ें हैं, तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है। अब आप इसका ऑपोजिट करो, अगर मेरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ये ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली मुझे उसके ऊपर तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, कहते ओल्ड रिजीम के ना एज वाइज गिवन थे, बट अगर आप न्यू रिजीम को फॉलो करते, कहते वॉट एवर योर एज, अगर आपकी एज लेस देन 60 है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 60 है, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 80 है, कहते वॉट एवर योर एज, आपकी इनकम, ठीक है जी, इसका ब्रैकेट क्या है, 3 लाख है। अगर आपकी एज 60 से थी तो आपकी लेस देन 2.5 लाख थी, फिर आपकी 3 होगी, फिर 5 हो गया। ये था ओल्ड रिजीम के ऊपर। बट अगर हम न्यू रिजीम की बात करते हैं, उन्होंने एक सिंपल कर दिया है 3 लाख का। ओके, ठीक है जी। सो ये वाला पोर्शन समहाउ आपने ध्यान में रखना है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सिर्फ न्यू के पीछे भाग जाते हैं, बट समहाउ आपको ओल्ड का भी पता होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है जी। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। अब मेरी 5,000 से एग्रीकल्चर ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर भी बेसिक एग्जामिनेशन से ज़्यादा है, तो कैसे मैं कैलकुलेट करूँ। सो पहले आप देखिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, कृषि आय कितनी है, दूसरी इनकम कितनी है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, फिर एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, ये 2 चीज़ें निकालनी है। बाद में इन दोनों स्टेप को हमने माइनस कर देना है, दैट्स इट। दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच है जो हम अपनाते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम के लिए हमारी एक अलग ब्रैकेट आती है, पर जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसके लिए हम एक अलग इसकी ब्रैकेट को फॉलो करते हैं। जो आप कहते हैं ना स्लैब रेट कितनी आई है, स्लैब रेट चेंज होते रहते हैं, तो नॉन एग्रीकल्चर के लिए हम वो स्लैब रेट्स अलग से फॉलो करते हैं।
राइट। मान लीजिए ओल्ड रजीम है आपका, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम टेकिंग अ सिंपल एग्जाम्पल ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कहते ओल्ड में कहते 60 साल के लिए, ठीक है जी, अलग आता है कि अगर 2.5 लाख की इनकम है, नील है, 2.5 से 5 के 5% है। सीनियर सिटीजन की एज का ये है, अबव 80 ये है, ठीक है। अब देखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। मैंने बोला जी मुझे ना एग्रीकल्चर इनकम हो रही है 2 लाख की नेट, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 7 लाख, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, राइट। अब आपको याद है हमने पीछे एक पहला स्टेप करा है। पहला स्टेप क्या है कि नॉन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर का आप टोटल करो पहले, ठीक है। अब मैंने इन दोनों का अगर टोटल करा है तो वो 9 लाख बन रहा है। अब इस 9 लाख को देखिए वो किस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। अभी आपने ये जो स्लैब रेट करी है, ठीक है, जो नॉर्मल हमें स्लैब्स आती हैं, अब आप इसमें देखेंगे जी 9 लाख यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आएगा 9 लाख, ठीक है जी। 2.5 लाख तक तो नील है, इसके बियॉन्ड 5 है, तो 9 लाख मेरा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, और वहाँ पे मेरा कितना लगता है, 20% लगता है। अब आप देखिए कैलकुलेशन, 2.5 लाख मुझे नील था, नेक्स्ट 2.5 से 5, 5% लगा, उस पे आया 12,500। अब 5 से 9 कितना हो गया जी, डिफरेंस देखिए, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 4 लाख। 4 लाख का 20% करते हैं, 80,000 आपका आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल खर्चा, टोटल मेरा 92,500 का यहाँ पर मेरा स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। मैंने कुछ नहीं करा, सारी इनकम को टोटल करके जो मेरी स्लैब रेट्स होती हैं, नॉर्मल जो होती हैं, वो लगा दी है, ठीक है। फिर हमारा आता है जी स्टेप 2। स्टेप 2 में हमने क्या करा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है। देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हमारी क्या है, 2.5 लाख के लिए तो नील है, ठीक है, राइट, इज दिस क्लियर। 2.5 लाख के लिए नील है, तो अब आप यहाँ पर देखिए, तो मेरी एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, 2 लाख थी। सो 2 लाख के ऊपर हम 5% करते हैं तो कितना बन जाता है जी, 10,000 हमारा बन जाता है। नाउ यू कैन सी दिस कि अगर हम इसकी ओल्ड पे जाते हैं तो हमारा ये था कि 60 वर्ष से कम में 2.5 लाख आपका नील है, तो इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो वो हमारी आय क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल, मतलब उसको हमने इसमें एग्रीकल्चर इनकम का नेक्स्ट पे डाल दिया, वो 5% आपका कंसीडर करा जाएगा, जिस बेसिस पे आपकी वो टोटल आ गया है 10,000 का, ये टैक्स कंसीडर करा गया है, राइट गाइस, ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात। सो ये एक मेन पोर्शन था जो हमने करा है। अब आपके काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में चल रहा हो कि मैम 4,50,000 कैसे आया, सिंपल था, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट हमें 2.5 लाख ऑलरेडी मेंशन्ड है, प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, 2 लाख थी, तो टोटल इनकम कितनी बन गई, 4.5, ठीक है। 4.5 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने के 2.5 लाख के ऊपर नील है, ठीक है। अगले 2 लाख पे हमें 5% का टैक्स पे करना है, 10,000, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या था, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में 92,500 आया, स्टेप 2 में 10,000 आया, 82,500 आपकी होगा। ये था बिफोर सेस एंड एजुकेशन। अब आप एजुकेशन सेस लगा दीजिए जी ऐड, तो फाइनल नेट टैक्सेबल इनकम आपकी इतनी आ गई है, राइट। ये किन केसेस के अंदर है, ये केसेस आपको याद रखने हैं। ये वाले केसेस अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो ओवरऑल आपका मेन एजेंडा क्या है कि जब भी आपने ये चीज़ें करनी है, इसका एक पोर्शन डिसाइड आप कर लीजिए कि पहली चीज़ मुझे एग्रीकल्चर में डेफिनेशन ध्यान में रखनी है, सेकंड चीज़ कौन सी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर मानी जाएगी, कौन सी पार्टली है, ये आप नोट्स में नोट डाउन करिए। थर्ड, इसको कैलकुलेट करने का स्टेप क्या है,
वो स्टेप आपको पता चल गया कि बेसिक एजम्पशन लिमिट कितनी है, ठीक है जी, प्लस कृषि आय कितनी है, उसके बेस पे हमने इसको निकाला है, देन इसका डिफरेंस बाद में इसका सेस लगा दिया है, राइट, ठीक है जी। एक ना एग्रीकल्चर के ऊपर ये वाला पोर्शन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अब आप देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। कहते हैं कभी कभी कुछ एग्जाम्पशंस होती हैं कैपिटल गेन, अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर लैंड हम किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, अगर हम उसको कोई भी ये एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी कुछ एग्जाम्पशंस हैं। कहते हैं सबसे पहले कैपिटल गेन क्या होता है, अभी हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। बट जैसे आप मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, ठीक है, जो उस पर आपका क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, ओके। अब लैंड है जी, वन ऑफ द काइंड ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो जब आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो जिस पे आप इंडेक्सेशंस वगैरह देखते हैं तो उस हिसाब से आपका कैपिटल गेन निकल के आता है। अगर आपने ये क्लेम एग्जम्प्ट क्लेम करना है कि हमें इसके ऊपर टैक्स ना दे करना पड़े, क्या एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड बाय द सेसी, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, क्या कम से कम उसने 2 साल, ठीक है जी, इमीडिएटली क्या वो 2 साल उसने वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करी है, ठीक है जी। इफ सच लैंड इज सोल्ड, ट्रांसफ़र करने से पहले क्या उसने लगातार 2 साल वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड यूज़ करी है? अगर यस, ठीक है जी, तो मैंने अगर इसको सोल्ड भी कर दी तो कैपिटल गेन उसमें जो भी होगा वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, राइट, ठीक है जी। ये चीज़ आपका मेन था कि यदि वे कृषि भूमि बेची जाती है तो उस पर हुई पूंजीगत लाभ को छूट मिलेगी, बशर्ते किराएदारा बिक्री की तारीख 2 साल के अंदर पूरी कृषि भूमि शहरी या ग्रामीण खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो भी ये आपका एग्जम्पशन माना जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल हो गया आपका अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन के दो हैं, कितनी कैपिटल गेन हुआ है या अमाउंट इन्वेस्टेड न्यू एग्रीकल्चर लैंड, विच एवर इज रोअर उतना आपका एग्जम्पशन अमाउंट मानी जाएगी। मान लो ट्रांसफर कर मुझे कैपिटल गेन इतना हुआ, या मैंने नई एग्रीकल्चर में लगा कि यार मैंने तो इतना इन्वेस्ट करा है, विच एवर इज लेस उतनी आपको एग्जाम्प्ट मानी जाएगी, राइट, ठीक है जी। और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है, दिस इज वन ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्जम्पशन ऑन द कैपिटल गेन, कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड पे कुछ एग्जम्पशंस हैं, उसका लॉक इन पीरियड क्या है कि न्यूली परचेज लैंड शुड नॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर्स। अब जी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, अब वो आप विद इन 3 साल के अंदर उसको सोल्ड नहीं कर सकते। अगर आपने सोल्ड करी तो एग्जाम्पशन अर्लियर क्लेम विल बी विड्रॉन, तो आपको एग्जाम्पशन हटा दी जाएगी, तो एग्जाम्पशन की अमाउंट आपकी छूट वापस ली जाएगी, राइट, ठीक है जी। सो ये सेक्शन 54B वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एग्रीकल्चर का मेन पार्टली नॉन पार्टली याद करके चले जाते हैं, बट अगर आपने इस क्रक्स को अच्छे से समझ लिया ना, 100% है कि एग्रीकल्चर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट मेक श्योर एक बार वो जो स्टेप्स करवाए हैं उसको आपने ध्यान से देखना है, ओके गाइज, ठीक है जी। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन ही आपको अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम के अनुसार कृषि आय माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम कौन सी है? क्या डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री याद है, ये हमने नॉन में पढ़ा है। डिविडेंड रिसीव्ड ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता, ठीक है जी। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड यूज करेंगे, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब वो रेंट फ्रॉम फार्म सिचुएटेड ऑन एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस है, रेंट है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, हाँ कंसीडर कर सकते हैं एग्रीकल्चर। सेल ऑफ ट्रीज, अभी वही चीज़ आ गया, नॉन एग्रीकल्चर ही मेंशन कर दिया। यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आंसर क्या आ गया जी? सी, राइट गाइस, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, नाउ यू गेट द क्लैरिटी। अभी अभी हमने अंडर सेक्शन 54B करा है, विच कंडीशन में टू क्लिक एग्जम्पशन। अब मैंने जी क्लेम लेना है, ट्रांसफ़र करी है लैंड, कैसे एग्जम्प्ट हम क्लेम कर सकते हैं? द ट्रांसफर मस्ट बी इंडिविजुअल, यस। एग्रीकल्चर लैंड आपने ट्रांसफर से पहले कम से कम 2 साल उसको यूज़ करी होनी चाहिए। न्यू मस्ट बी परचेज विद इन 2 ईयर्स ऑफ द सेल, यस। हमने ये सारी कंडीशंस पढ़ी हैं, तब हम जाके बोल सकते हैं कि हाँ जी ऑल ऑफ द अबव है, राइट, ठीक है जी। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, फिर उसको माइंड में सोचो कि क्या यही इसका आंसर था।
अब ये है जी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आपने होमवर्क, ये आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको आफ्टर द सेशन कहाँ पर करना है जी? कमेंट बॉक्स पे करना है। आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी गाइज। इन केस ऑफ रबर याद रखो कि रबर की रेशो क्या थी, एग्रीकल्चर इनकम कितना होना आ जाएगा। पेपर में नॉन एग्रीकल्चर भी पूछ सकते हैं, तो उस हिसाब से अपनी रेशोज बना के याद कर लेनी है। ठीक है जी, क्लियर होगी बच्चे बात? आई होप नाउ यू गेट द क्लैरिटी। ओके, सो यस, यही था हमारा इनकम टैक्स का थर्ड पार्ट। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बाकी आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको वो नोट्स, इस ये सारे नोट्स आपको वो यहीं पर प्रोवाइड करे जाते हैं। फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पर्सनली भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर ही। ठीक है जी। फर्दर में इसमें कुछ क्विज एंड पोल्स आते रहते हैं, तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट भी है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, तो हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे वो हम करने वाले हैं क्रक्स वे में, ताकि पेपर में हम इसको अच्छे से समझ के फटाफट हम क्वेश्चंस को टिक कर पाए। राइट गाइस? ठीक है जी। सो यही था जी आज का सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।